हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका जो एग्ज़ाम अभी दे के आए हैं सोशल साइंस का, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए आपके लिए मैं आंसर के लेके आया हूं सोशल साइंस 9th क्लास का। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेते हैं कि जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो ये सही है कि उसकी उम्र 20 वर्ष थी। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई थी? तो आप सभी को पता है कि पाव रोटी उन लोग का मुख्य खाद्य था। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कर अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो अपने आप को संपूर्ण फ्रांस की राष्ट्र का क्या मानते थे? तो इसका आंसर आपका होगा कि वो प्रवक्ता मानते थे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? खेती पर कितनी प्रतिशत जनता निर्भर थी? तो आपका 85% आंसर सही होगा। उसके बाद है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? तो कौन था? हिटलर। हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था? जर्मनी से बिलोंग करता था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए मंदी मतलब क्या होता है? मंदी मतलब रिसेशन। तो क्या प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, सही बात है। फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, निर्यात गिरता चला जा रहा था। इसमें से सभी इसका आंसर होगा। आठवां का डी होगा। ठीक है। सातवां का डी होगा। आठवां चलिए, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता कौन है? तो आपके ये रॉजर डी लाइव है। ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था? ये बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवेन नहीं होगा, कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10वां, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे? तो परेशान किस प्रस्ताव से हो गए थे? तो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है। उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के ऊपर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर आपका छोटा नागपुर पठार नहीं होता, दक्कन का पठार भी नहीं, शिलोंग का पठार भी नहीं, मालवा का पठार होता। चूंकि देखिए नर्मदा नदी जो है सो आपका एमपी में बहता है। ठीक है। और एमपी में है सो मालवा का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप की दूरी कम हो गई थी? तो वे स्वेज नहर के खुलने से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में पूछा, नर्मदा नदी है से मध्य भाग में है, एमपी में है, उसके दक्षिण में क्या है? दक्कन का पठार है। और दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? तो ये आपका मिजोरम में है, त्रिपुरा में नहीं है, मिजोरम में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग में किस प्रकार से तीव्र अपरदन करती है? तो ऊपरी भाग में है सो तीव्र प्रकार से अपरदन करती है, मतलब तीव्र प्रकार से मट्टी को काटती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये आपका सही होगा कि मौसम और जलवायु के ये तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद है से आपका 70 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका होगा पूर्व मानसूनी वर्षा। पूर्व मानसूनी वर्षा मतलब होता है कि मानसून आने से पहले ही कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो वो नदियों का। देखिए क्या है कि सिंचाई भी नदी से होती है, नौ संचालन भी नदी से होता है, जल विद्युत का भी निर्माण नदी से ही होता है। इनमें से सभी इसमें नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से
कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? औसत वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है माशिनराम में। ये विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा यहीं पे होती है, माशिनराम, जो कि चेरापूंजी के नज़दीक में है। ठीक है, फिर वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन जाएगा? तो आप सभी को पता है कि भारत का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, 245 तक ये चीन से भी आगे पहुंच जाएगा। 20 चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कि मैक्सिको। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रपति और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? तो वो आपका राष्ट्रपति होगा। ये जो आप इसको है सो आप एक बार गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि लीडर ऑर्डर फ्रेमवर्क 2002 में ये कानून बनाया गया था कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति होंगे वो प्रांतीय असेंबली और राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल था? तो वो है चीन का अकाल। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है? सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर, तो है लोकतांत्रिक। इसलिए लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है? तो वो है आपका संविधान। संविधान में लिखित रूप में सारा चीज लिखा होता है कि सरकार का क्या अधिकार है, नागरिकों का क्या अधिकार है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना को कहा जाता है भारत की संविधान का आत्मा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, मत भी दे सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को सांसद कहा जाता है, संसद कहा जाता है। वहीं पे जाके जितने भी हमारे लोग हैं चुनते हैं हम लोग वोट देके, वो सभी जाके संसद में बैठते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? 3 में से सभी होगा। नए कानून बना भी सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन भी कर सकती है और मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहां कितने परिवार निवास करते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन कि पालमपुर में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं, वहां कितने परिवार निवास करते हैं? तो वहाँ है सो 100 परिवार निवास करते हैं, लेकिन उच्च जाति का भूमि कितना है? 80 है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होता 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि कृषि है। चूंकि देखिए भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि पर ही सारा कुछ निर्भर है, एग्रीकल्चर पर ही सारा कुछ निर्भर है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो भूमि के बाद श्रम। देखिए पूंजी नहीं है, पूंजी भी नहीं होगा, खनन तो होने का बात ही नहीं है, संगठन भी होने का बात नहीं है। देखिए श्रम इसलिए ना कि भूमि है वहाँ पे, लेकिन आपको काम उस पर करना तो पड़ेगा ना, तो श्रम मतलब काम करना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब औजारों, मशीनों और वाहनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो उन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? देखिए कई वर्षों तक प्रयोग होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कई वर्षों तक निरंतर प्रयोग हो रहा है तो वो एक अस्थायी पूंजी बन जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते थे? देखिए ज्वार और बाजरा का मुख्यतः उत्पादन वर्षा ऋतु में होता है, ग्रीष्म में ही नहीं होता है, वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। ठीक है, खरीफ फसल है ये सब। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार की प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? देखिए मानव संसाधन में शिक्षा में और चिकित्सा में यदि चिकित्सा सेवा में निवेश करते हैं तो इसमें कैसा प्रतिफल प्राप्त होगा? तो उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व का अनुभव है? देखिए उनको शिक्षा का महत्व अनुभव है, इसीलिए हमारे पिताजी माताजी कहते हैं कि आप पढ़िए। उन लोग जानते हैं कि शिक्षा ही ऐसी श्रेणी का दूध है जो एकदम बहुत ही ज़्यादा हमें दहाड़ने में मदद करती है। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या कैसी है? तो 26 करोड़ का जनसंख्या कहीं ना कहीं
निर्धनता का शिकार है, ठीक है, मतलब वो लोग निर्धन रेखा के नीचे आते हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है। देखिए आर्थिक समस्या, सामाजिक आर्थिक समस्या भी हम लोग का निर्धनता है, ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए गुणवत्ता को बढ़ाना है यहाँ पे, तो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमको साक्षर भी होना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा और कौशल निर्माण। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ 10th का स्कोर में इसमें मान के चलिए 90% स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा और आपका पूरा तैयारी करवाया जाएगा। चलिए धन्यवाद।